गाइज आई स्टिल रिमेंबर, एक बार मेरी टीचर ने क्लास में बोर्ड पे इस तरीके से एक सेंटेंस लिखा, वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, और क्लास में एक लड़के और एक लड़की को खड़ा किया और बोला कि इस पे सही पंक्चुएशन मार्क लगाओ इस सेंटेंस में। तो भाई जो लड़का आया उसने कुछ इस तरीके से पंक्चुएशन मार्क लगाया और बोला वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, मतलब स्त्री बिना पुरुष के कुछ भी नहीं है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर लड़की को बोला गया कि अब तुम इसमें पंक्चुएशन मार्क लगाओ, तो उसने कुछ ऐसे लगाया, वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग, मतलब स्त्री बिना उसके पुरुष कुछ भी नहीं है। तो देखा आपने, यहाँ की जगह यहाँ कॉमा लग गया तो किस तरीके से मतलब ही बदल गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको देती हूँ। व्हाइल वी वर ईटिंग मीरा अनाउंस सम बिग न्यूज। अरे भैया मीरा को क्यों खा रहे थे, कुछ समझ आया आपको? व्हाइल वी वर ईटिंग मीरा, ये तो बड़ा ही अजीब है, मीरा को कैसे खा सकते, वो तो इंसान है। तो यहाँ पे क्या कमी है आप समझिए ना, यहाँ पंक्चुएशन मार्क की कमी है। अब इसको सही तरीके से इस तरीके से लिखा जाएगा, व्हाइल वी वर ईटिंग, पहली बात तो W को किया कैपिटल वहाँ पे, थैंक गॉड यहाँ पे कॉमा आ गया और इससे समझ आया मीरा को नहीं खा रहे थे, हम तो खाना खा रहे थे। व्हाइल वी वर ईटिंग मीरा अनाउंस्ड सम बिग न्यूज देन फुल स्टॉप। अब ये सेंटेंस बना, अभी तो वो सिर्फ वर्ड से लग रहे थे, तो मतलब सही निकला तब जब पंक्चुएशन मार्क्स आए। जब हम बोलते हैं तो हमारे हाव भाव से, हमारे टोन से समझ आता है कि हम कब रुके, कब हमने पॉज लिया, कब दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, मैंने कौन से भाव व्यक्त किए, मैं चीख कर बोल रही थी कि कैसे बोल रही थी। लेकिन जब आप लिखा हुआ पढ़ते हैं, कोई स्टोरी की बात कर लीजिए, अगर उसमें पंक्चुएशन मार्क ना हो तो आप कोई भी कहानी नहीं पढ़ सकते। कुछ नहीं समझ में आया, किसको खाया गया, किसको मारा गया, कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो पंक्चुएशन मार्क्स के बिना आप कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़ नहीं सकते, किसी भी चीज़ का मतलब नहीं निकाल सकते। इसलिए पंक्चुएशन मार्क्स सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइज। पंक्चुएशन मार्क्स को जब मैंने सीखा था तो बहुत मेहनत लगी थी, बहुत मुश्किल भी लगा था, लेकिन मैंने सारी मेहनत कर ली थी और अब मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगी। तो आपको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए मैं बहुत ही सरल तरीके से सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। वीडियो को ज़रूर से पूरा देखिएगा और इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ। जो भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा है उसके लिए वीडियो देखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स को कहते क्या हैं। वो है विराम चिन्ह, और विराम का अर्थ होता है, हिंदी में बात करें तो रुकना या फिर ठहरना। तो रुकने और ठहरने के लिए जो हम मार्क्स यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। तो रुकना ठहरना भी, कहाँ कितनी देर रुकना है, कैसे करना है, वो सब डिटेल में बताऊंगी आपको गाइस। जैसा कि आपने इस सेंटेंस में देखा, यहाँ रुके तो मतलब अलग, यहाँ रुके तो मतलब अलग। तो सबसे पहले देखिए गाइस, होते हैं टोटल 15 पंक्चुएशन मार्क्स इंग्लिश में, ठीक है। 15 को हम समझेंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले नाम समझ लेते हैं। पहला है फुल स्टॉप या फिर पीरियड। आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा स्क्वायर, वो फॉन्ट की वजह से ये होता है एक बिंदु की तरह, ठीक है। तो एक बिंदु जिसे आप फुल स्टॉप भी बोलते हैं और पीरियड भी बोलते हैं। तो ये अमेरिकन और ब्रिटिश का फर्क है, दोनों ही चलता है। हिंदी में आप देखते चलिए कि हिंदी में से क्या बोलते हैं। दूसरा है क्वेश्चन मार्क, तीसरा है एक्सक्लेमेशन मार्क बोलिए या फिर एक्सक्लेमेशन पॉइंट, जो कि ये है। चौथा है कॉमा। कॉमा, अब ये भी मैं बताऊंगी किसको कब कब यूज करना है सेंटेंस में, ठीक है। कॉमा, तो उसके बाद पांचवा है कोलन। अब यहाँ भी ये बिंदु ही होता है 2, ठीक है। तो जहाँ जहाँ जैसे आएगा आप समझते जाइएगा। आगे है सेमी कोलन। सेमी कोलन एक कॉमा, उसके ऊपर एक बिंदी होता है। कोलन में 2 बिंदी होती है ऊपर नीचे। सातवां है कोटेशन मार्क्स या फिर इसे इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं, और वो क्या है ये। तो आप देखिए डबल भी होते हैं, सिंगल भी होते हैं, दोनों को कैसे कब यूज करना है सब मैं आपको बताने वाली हूँ। फिर है इलिप्सिस, फिर है अपॉस्ट्रोफी, फिर हाइफन। अब हाइफन देखिए, एक छोटा सा हाइफन होता है, अपॉस्ट्रोफी इस तरीके से ऊपर लगता है। अब ये छोटा सा हाइफन और ये डैश, दोनों में फ़र्क है, क्या फ़र्क है सब आप सीखेंगे। दोनों को बहुत लोग एक ही समझ लेते हैं, तो अलग होते हैं दोनों। फिर है स्लैश या फिर ओब्लिक। अब है पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट्स, जिसे हम छोटा कोष्ठक कहते हैं, ये। फिर है स्क्वायर ब्रैकेट्स या ब्रैकेट्स, जो कि ये हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, वो राउंड ब्रैकेट्स। या फिर है ब्रेसेस, ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स कह लीजिए। ये तो टोटल हो गए 15। अब एक एक को समझेंगे डिटेल में। सबसे पहले जानना ये जरूरी है वाक्य शुरू कैसे करें और अंत कैसे करें। क्यों? क्योंकि पंक्चुएशन का जो रूल है वो कहाँ लागू होता है, रिटन चीज़ों पे। और लिखते क्या है हम, ऑफकोर्स हम सेंटेंसेस लिखते हैं। तो अगर आपने एक सेंटेंस को सही से लिखना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने पंक्चुएशन सीख लिया। क्योंकि सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा, कहाँ अंत होगा, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। तो किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से, हमेशा। अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो कैपिटल लेटर से शुरू होगा।
और एंड कैसे होगा, इन 3 मार्क्स पे, इसके अलावा नहीं। इन 15 में से 3 ही मार्क्स ऐसे हैं जो सेंटेंस को एंड करते हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। आपने मार्क्स का नाम तो देख ही लिया है, एक बार देख लीजिएगा अगर याद ना हो तो। बीच में अब आते हैं ये आपका कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, इन सब का द्वंद्व युद्ध, जो कि युद्ध है पर आपके सामने बहुत ही सरल भाषा में मैं रखने वाली हूँ, आपको सब कुछ समझ में आएगा। फर्स्ट लेटर, प्रॉपर नाउन और आई, ये जो 3 हैं ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। फर्स्ट लेटर यानी कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होगा वो हम कैपिटल से लिखेंगे। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम, और आई हमेशा कैपिटल से ही लिखा जाता है। तो वाक्य एंड होने पर आपने देखा क्या क्या यूज करना है, क्या क्या, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। और कॉमा, कॉमा ये होता है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि कैसे क्या करना है। देखिए सेमीकोलन ये होता है आपका ऐसे, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि वाक्य एंड होने पर अगर आप रुकते हैं 2 सेकेंड्स के लिए, ठीक है, टाइमिंग समझ लेते हैं ना सबसे पहले। वाक्य एंड होने पर अगर आप 2 सेकेंड्स के लिए रुकते हैं दूसरा वाक्य बोलने से पहले, तो कॉमा पर आप रुकेंगे 1 सेकेंड के लिए, ठीक है। कितने सेकेंड के लिए, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, यानी कि जितनी देर फुल स्टॉप पे उससे आधा टाइम लगाते हैं आप कॉमा पे। और सेमीकोलन क्या है, आप देख रहे हैं कॉमा भी होता है फुल स्टॉप भी होता है, तो ये कॉमा से थोड़ी ज़्यादा देर रुकते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि फुल स्टॉप जैसा लगे। तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं कितना, 1.5 सेकेंड के लिए, ठीक है। ठीक है, अब आप समझ गए कि कहाँ कितनी देर रुकना है बोलते वक्त, और अगर आप इतनी देर रुक रहे हैं बोलने में तो आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। तो वाक्य एंड होने पे 3 मार्क्स में से सबसे पहले फुल स्टॉप समझते हैं। अभी हम ये समझ रहे हैं कि वाक्य एंड जहाँ होते हैं वो मार्क्स, जिन्हें कि हम एंड मार्क्स भी बोलते हैं इन तीनों को, या फिर इन्हें टर्मिनल पॉइंट्स भी बोला जाता है। तो फुल स्टॉप ऐसे कोई भी स्टेटमेंट हो उसके बाद लगाना है। कोई भी स्टेटमेंट यानी कि प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट है, कोई भावना भी नहीं व्यक्त की जा रही उसमें। जैसे ही इज़ अ बॉय, नॉर्मल स्टेटमेंट, फुल स्टॉप लग गया। आई डोंट रन, फुल स्टॉप लग गया। इम्पैरेटिव सेंटेंस के बाद जिसमें कोई भावना न हो, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस में भी फुल स्टॉप लगता है लेकिन कोई भावना नहीं होनी चाहिए उसमें, जैसे कि लुक अंडर द चेयर, ये एक नॉर्मल इम्पैरेटिव सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लग गया। वर्ड्स या फ्रेजेस को छोटा रूप देने के लिए, वर्ड्स या फ्रेजेस को छोटा रूप मतलब जैसे कि मिस्टर हम बोलते हैं लेकिन लिखते कैसे, MR देन डॉट, यानी कि देन पीरियड यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से हम छोटा रूप देते हैं डॉक्टर को, DR देन डॉट, और ये आप लिखते हैं स्मॉल e डॉट स्मॉल g डॉट, यानी कि पीरियड यूज़ किया है। तो ये जो होता है हमेशा हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। और ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेटिया, इसको हम बोलते क्या है, फॉर एग्जाम्पल। ये दूसरी भाषा है इसलिए नहीं समझ आएगा, ये इंग्लिश नहीं हुआ, ठीक है। AM और PM, यहाँ भी आप देखिए कि हम यहाँ पर पीरियड्स का यूज़ करते हैं इनके बाद, ठीक है। तो ओवरऑल कह सकते हैं अब्रिविएशंस के साथ हम इन्हें यूज़ करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन मार्क पे। फुल स्टॉप आप समझ गए कहाँ कहाँ यूज़ करना है, वही 3 जगह होते हैं। क्वेश्चन मार्क्स जब प्रश्न पूछे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए जिसमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब यूज़ करेंगे। जैसे व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है, ये एक प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब मैं बोलूँ आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग, यहाँ अगर क्वेश्चन लगा दें क्वेश्चन मार्क तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं कह रही हूँ मैं नहीं जानती वो क्या कर रही है, ये प्रश्न नहीं है। सही सेंटेंस क्या होगा, आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग देन एक फुल स्टॉप, ठीक है, ये सही सेंटेंस हुआ। यू आर लेट, वाई, यू आर लेट वाई, ये एक स्टेटमेंट है, यू आर लेट मैंने बोला, लेकिन वाई जब बोला, वाई एक ही वर्ड है लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमने लगा दिया। इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे व्हाट इज नहीं है ना, व्हाट के बाद शी आ गया इसलिए क्वेश्चन नहीं रह गया, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क पे। ये कब हम यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद, यानी कि भावना वाले वाक्य जिसमें हम भावना व्यक्त करते हैं। वाओ दैट्स ह्यूज, तो वाव में भी हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, दैट्स ह्यूज, भावना व्यक्त करें, काफ़ी बड़ा है, मतलब आश्चर्यचकित हो जाए अगर किसी चीज़ को देख के आश्चर्य में कुछ बोल रहे हैं, भावना व्यक्त कर रहे हैं, चीख कर कोई चीज़ बोल रहे हैं ऊंची आवाज़ में, तो भी आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, मतलब वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं रह गया। तो
जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर दैट इज। यहाँ आप देखेंगे व्हाट से शुरुआत हुई है लेकिन क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इसका वर्ब यहाँ आया है, व्हाट इज नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन नहीं, ये कह रही हूँ कि वो पिक्चर कितनी सुंदर है, यहाँ भी एक भाव है तो एक्सक्लेमेशन मार्क। हेल्प, चीख के कोई कह रहा है हेल्प, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क। वॉच आउट, देख के, तो यहाँ भी आपका एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। समझ गए? ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो अभी आपने देखा कि सेंटेंस एंड कहाँ करते हैं, वो आपने सीख लिया। अब बात करेंगे हम सेंटेंस में कहाँ कहाँ पॉज देंगे, यानी सेंटेंस के अंदर। तो उसमें सबसे पहला काम करता है कॉमा, और कॉमा काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जहाँ कॉमा यूज़ होता है, तो इस चीज़ को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, दीजिएगा। नेवर यूज्ड एज एन एंड मार्क, सबसे पहले समझ लीजिए, कभी भी कॉमा पे सेंटेंस एंड नहीं होगा। 3 या 3 से अधिक आइटम्स को अलग करने के लिए, अगर किसी सेंटेंस में 3 या 3 से अधिक चीज़ें हैं लाइन से आ रही, तो उन्हें अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे। यानी कि अगर 2 ही वर्ड्स का है तो हम एंड वगैरह से जोड़ देते हैं, अगर 3 है उससे ज़्यादा है तो कॉमा। कैसे? गो गेट योर पेंसिल, इरेजर एंड नोटबुक। तो आपने देखा 3 चीज़ें, अगर कॉमा ना लगाएं तो ये सेंटेंस बड़ा अटपटा लगेगा। तो कॉमा लगाने से क्लियर हो गया कि पेंसिल, इरेजर और नोटबुक की बात की। अब आप सोचेंगे ये जो यहाँ कॉमा लगा हुआ है एंड के पहले, बहुत लोग इसे नहीं पढ़ाते, तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे कैसा सिखाया गया है, मतलब कहाँ की लैंग्वेज में क्या चीज़ चलती है। तो दोनों ही सही है, आप ये ना सोचें कि ये गलत है और नहीं लगाएं तो वो गलत है, दोनों ही सही हैं। तो इट्स बेटर कि आप लगा दें। तो पेंसिल, इरेजर एंड नोटबुक, जब भी आप इस तरीके से कुछ लिखें तो एंड के पहले वाले पे भी कॉमा लगाना हमेशा सही होता है, और अगर नहीं लगाते तो वो भी सही होता है। आगे बढ़ती हूँ। द कैट चेस्ड द माउस अंडर द चेयर, अराउंड द किचन टेबल एंड अप द स्टेयर्स। ये सिर्फ वर्ड्स थे, यहाँ आप देखेंगे फ्रेजेज हैं पूरे, लेकिन अगर यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे तो बिल्कुल अर्थ नहीं निकलेगा। अंडर द चेयर, अराउंड द किचन, कहीं रुकेंगे ही नहीं आप। यहाँ पॉज देते हैं, जब जब कॉमा आए पॉज दीजिए। अंडर द चेयर, अराउंड द किचन टेबल एंड अप द स्टेयर्स। तो यहाँ भी आप देखिए कॉमा। तो जब भी 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें आए तो कॉमा लगा के उन्हें सेपरेट कीजिए और लास्ट वाले से पहले एंड लगा दीजिए। क्लियर? अब है डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है आप जानते हैं, जब हम इस तरीके से किसी और की बात को किसी से बताते हैं तो वहाँ हम पहले कॉमा से अलग कर देते हैं। ही आस्क्ड, उसने पूछा, फिर हम इन्वर्टेड कॉमा में कही गई बात को रख देते हैं। तो सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ होता है, उस कॉमा के बाद स्पेस आता है, इसका ध्यान रखिएगा। पहले स्पेस नहीं आता, कॉमा के पहले कभी भी स्पेस नहीं आता, उसके बाद स्पेस आता है। शी सेड आई डोंट अग्री, यहाँ भी कॉमा से सेंटेंस को अलग किया। यहाँ क्वेश्चन था, यहाँ स्टेटमेंट है, सब में इसी तरीके से यूज़ करेंगे। अब इस बात को पहले रख के अगर मैं बोलूँ शी सेड, तब देखिए रूल क्या हो जाएगा, आई डोंट अग्री। अब क्योंकि किसने कहा ये बात मैंने नहीं बोली, मतलब सेंटेंस एंड नहीं हुआ, तो यहाँ भले ये फुल स्टॉप था, यहाँ पे ये कॉमा आएगा, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा और फिर शी सेड। ठीक है, ये आप समझ गए कि यहाँ कॉमा किस तरीके से लगना है। अब थिंकिंग बैक, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आगे आ गया ये बात आई, इस तरीके से भी ऐसे डायरेक्ट सेंटेंसेस लिखे होते हैं डायरेक्ट स्पीच में। थिंकिंग बैक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बंद किया, शी सेड स्पेस के बाद, उसके बाद फिर कॉमा लगाया और फिर इन्वर्टेड कॉमा से वो आधी अधूरी बात जो थी वो पूरी करेंगे। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, फिर यहाँ फुल स्टॉप होके ये सेंटेंस एंड हुआ। क्लियर हुआ आपके लिए? सेंटेंस एंड हो रहा है फुल स्टॉप पे या क्वेश्चन मार्क पे, बीच बीच में जितने हमने पॉजेस दिए वहाँ हमने कॉमा यूज़ कर लिया। क्लियर? अब देखिए एक और जगह, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग करने के लिए, आई एम हंग्री सो आई एम गोइंग टू हैव फूड। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि जिनका पूरा पूरा मतलब निकल रहा है, दोनों ही अपने आप में सेंटेंस हैं। आई एम हंग्री ये भी एक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू हैव फूड ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं ना, कि भूख लगी है तो मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो जैसे मैंने हिंदी में बोला तो ऐसे ही इंग्लिश में भी तो बताने के लिए किसी वजह से मैं खाना खाने जा रही हूँ, हमने यूज़ करना था यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जब ये दोनों क्लॉजेस जुड़ते हैं तो उसके पहले एक कॉमा लगाते हैं, ये रूल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब देखिए मीरा लाइक्स टी कॉमा एंड रोहन लाइक्स कॉफ़ी, दोनों ही सेंटेंस कहीं ना कहीं हम रिलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने कॉमा के साथ यूज़ किया, वरना हम यहाँ फुल स्टॉप यूज़ कर सकते थे, तब यहाँ पे ये दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ना आते।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये समझ लिया आपने। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस। अगर आपने ये क्लॉजेस ना पढ़े हो तो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, क्लॉजेस की वीडियो, वहाँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए तो उसके बाद कॉमा लगता है, ठीक है, तो ये समझना ज़रूरी था। जैसे इफ़ यू गो देयर, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल नॉट टॉक टू यू, तो यहाँ पे हमें सेंटेंस अलग करना था। अगर तुम वहाँ गए, इफ़ यू गो देयर, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। ये बात भी मैं बोलने में भी थोड़ी देर रुक रही हूँ ना, अगर आपको समझ ना आए तो उस चीज़ को बोल कर देखिए। अगर आप बोलने में भी रुक रहे हैं तो वहाँ पे आप कॉमा लगा देंगे। तो यहाँ से कॉमा से अलग किया। अगर मैं इस सेंटेंस को पलट दूँ, आई विल नॉट टॉक टू यू इफ़ यू गो देयर, तो यहाँ जो ये इफ़ है जो यहाँ था, यहाँ ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, तब यहाँ पर हमें कोई भी कॉमा यूज़ नहीं करना, नो कॉमा, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स के साथ। ये ऐसे नाम से नहीं समझ आएगा, इसे देखिए। इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस जो मेन क्लॉज के पहले आते हैं। कैसे? अब ये देखिए, रशिंग टू कैच द बस, यानी कि बस को पकड़ने के लिए जल्दी करते हुए ही फॉरगॉट टू टेक हिज फोन। तो ये एक सेंटेंस है और ये एक इंट्रोडक्टरी एलिमेंट है, क्योंकि इससे पहले आया, ये कोई पूरा सेंटेंस नहीं है, ठीक है, तो इसे हम इंट्रोडक्टरी एलिमेंट कहेंगे। तो बोलते वक्त भी हम रुके, रशिंग टू कैच द बस, एक रीज़न बताया, ही फॉरगॉट टू टेक हिज फोन, तो यहाँ पे कॉमा आ गया। ये एलिमेंट के बाद यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ। इसी तरीके से ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के बाद भी हम यूज़ करते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स क्या हैं? जैसे कि हाउ एवर है, देयरफॉर है, हम सेंटेंस में पहले इन्हें यूज़ कर लेते हैं, फिर आगे हम बात बोलते हैं। जैसे आई कांट टेल यू नाउ, मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। हाउ एवर, हालांकि, ऑल विल बी रिवील्ड टुमारो, ठीक है, सारी चीज़ें कल सामने आ जाएंगी, तो कल सारी चीज़ों का खुलासा होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो हाउ एवर बोला, उसके बाद रुके और फिर आगे की बात बोली। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमा के बाद हमेशा स्मॉल लेटर से ही चीज़ें शुरू हो रही हैं। हाउएवर, कॉमा, ऑल विल बी रिवील्ड टुमारो। देयरफॉर आ जाए तो भी कॉमा लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से जब भी इंट्रोडक्टरी एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं, तो वो सेंटेंस में जब पहले आते हैं तो हम वहाँ कॉमा लगा देते हैं। क्वेश्चन टैग्स के पहले, क्वेश्चन टैग्स पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। यू टॉक्ड टू हिम, डिडंट यू। तो जब भी हम क्वेश्चन टैग यूज़ करते हैं तो एक तो क्वेश्चन टैग हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू होगा, क्योंकि उसके पहले वो सेंटेंस ख़त्म नहीं हुआ रहता, हम वहाँ कॉमा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमेशा कॉमा आता है, फुल स्टॉप कभी नहीं आता। क्लियर? नंबर्स के साथ यूज़ होता है इस तरीके से, आप देखिए 3 डिजिट्स में लगाते हैं ना, 1000 के लिए 1000, यहाँ भी 3 फिर 3, तो ये ध्यान देके इस तरीके से लगता है नंबर्स के साथ। अब आते हैं सेमीकोलन पे, ये भी पॉज के लिए ही होता है, लेकिन ये कॉमा से थोड़ी देर और पॉज के लिए, जैसा मैंने बताया, थोड़ी देर और रुकना है। तो जो दो इंडिपेंडेंट वाक्यों में अगर कोई कनेक्शन हो तो कनेक्शन हम वहाँ भी दिखा रहे थे इंडिपेंडेंट में, लेकिन हम वहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रहे थे। यहाँ कुछ अलग होगा। रोहन लाइक्स टी, मीरा लाइक्स कॉफ़ी। कनेक्शन ये है कि हम लाइक की ही बात कर रहे हैं कि वो क्या पसंद करता है, वो क्या पसंद करती है, तो कनेक्शन है। तो यहाँ पे हम इस फुल स्टॉप को एक्सचेंज कर सकते हैं सेमीकोलन से। अगर कनेक्शन ना होता तो ना करते, ठीक है। रोहन लाइक्स टी, सेमीकोलन, मीरा लाइक्स कॉफ़ी। इसी तरीके से यू वर्कड हार्ड, यू विल सर्टेनली पास द एग्जाम। चाहे तो आप यहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हैं, फुल स्टॉप लगाएं और इसे कैपिटल कर दें, लेकिन क्योंकि कनेक्शन है, वर्किंग हार्ड का कनेक्शन है एग्जाम से, तो यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ हो सकता है। तो कनेक्शन दिखाना है तो सेमीकोलन यूज़ कर लीजिएगा। दो इंडिपेंडेंट वाक्यों को बिना कंजंक्शन के जोड़ता है, जैसे मैंने बताया, जैसे कि कॉमा के साथ जब यूज़ किया तो कंजंक्शन था, इसे जब हम बिना कंजंक्शन के यूज़ करना चाहें तो हम सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक है। टिप यही है कि कॉमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज इक्वल टू सेमीकोलन। तो अगर इसको हटाएंगे कॉमा तो ये भी हटाइएगा, फिर इसको लगाइएगा, यानी कि सेमीकोलन के साथ आपने कंजंक्शन नहीं यूज़ करना। क्लियर? मल्टी पार्ट लिस्ट में आइटम्स को अलग करने के लिए आपने देखा कि 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ें हैं तो हम कॉमा से अलग करते हैं, लेकिन अगर उसमें ऑलरेडी कॉमा एग्जिस्टेड है तो कॉमा 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 बहुत सारे हो जाएंगे, तो कैसे समझ आएगा? जैसे आई बॉट अ डीप स्टील बोल, अ फ्लैट नॉन स्टिक पैन एंड सम स्मॉल राउंड स्पून्स एंड ऑल, इस तरीके से बहुत सारे कॉमा लग गए, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो क्या करेंगे आप? आई बॉट अ डीप स्टील बोल सेमीकोलन। अब ये रुक गए, ये स्टील बोल के ही बारे में ये बताया इसने कि डीप, अ डीप स्टील बोल, अ फ्लैट नॉन स्टिक पैन,
फिर सेमीकोलन, एंड सम स्मॉल राउंड स्पून्स। तो ये एडजेक्टिव्स हैं जिनके बीच में हम कॉमा से अलग कर रहे हैं, और जब उस चीज़ को पूरे तरीके से बता ले रहे हैं तो सेमीकोलन से हम उसे अलग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी सिटी के बारे में आप बता रहे हैं, कई सारी सिटीज़ आपने विजिट की लेकिन अलग अलग कंट्री में, तो सिटी का नाम लिखिए, फिर कॉमा लगाइए, उस कंट्री का नाम लिखिए, फिर सेमीकोलन लगाइए, फिर अगली सिटी और फिर उस वहाँ वाली कंट्री। ठीक है, इस तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे। कोलन पे आते हैं। अब कोलन क्या करता है, कुछ इंट्रोड्यूस करता है, अ लिस्ट और सीरीज। देखिए इंट्रोड्यूस ही किया मैंने, तो मैंने भी यहाँ कोलन ही लगाया। तो कोलन याद रखिएगा हमेशा कुछ इंट्रोड्यूस करता है, और सेमी कोलन आपने देखा कि पॉज के लिए ही यूज हो रहा था, और कॉमा और उसमें हमने कंपेयर भी कर लिया। अब कोलन को समझने के लिए समझना है कि हमेशा कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बाय दीज आइटम्स, अब यहाँ सेमी कॉलन लगाए, इंट्रोड्यूस क्या करें, कौन से आइटम से, ये भी मैंने एक लिस्ट ही दी है, अ बोल, अ पैन, अ स्पैचुला एंड सम स्पून्स। ठीक है, ये आपने देखा कि हमने एक लिस्ट या सीरीज बताई तो हमने कोलन यूज़ किया। आई हैव मेनी थिंग्स इन माई बैग, मेरे बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं, पेपर्स, तो यहाँ भी हमने सेमी कोलन यूज़ किया, पेपर्स, पेन, सेफ्टी पिन्स एंड कार्ड्स एट्सेट्रा। तो उसके बाद कॉमा 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 करके हमने यूज़ कर लिया। लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद, यानी कि ये जो कोलन है इसके पहले जो एक क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी अपने आप में पूरा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और पूरा पूरा मतलब निकल रहा हो। बाय दीज आइटम्स एक पूरा सेंटेंस है, आई हैव मेनी थिंग्स इन माई बैग ये भी पूरा सेंटेंस है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वार्निंग्स इंट्रोड्यूस करने के लिए भी ये यूज होता है, जैसे इस तरीके से आप पढ़ते ही होंगे, कॉशन देन कोलन, स्लिपरी व्हेन वेट, नोट के आगे हम इसे लगाते हैं, मतलब एक तरीके से हेडिंग्स जब हम देते हैं कि उसके बारे में हम आगे बता रहे हैं तो हम इस तरीके से यूज़ कर ले। यूज़ आफ्टर इंडिपेंडेंट क्लॉज, वार्निंग, पॉइजन, तो इस तरीके से आप लिखेंगे। क्लियर। अब कोलन का एक और चीज़, डायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो हमने कॉमा का यूज़ किया था ना जब अलग अलग कर रहे थे, लेकिन जैसा कि ये इंट्रोड्यूस करता है तो डायरेक्ट स्पीच में भी तो हम यही बताते हैं ना कि उसने क्या बोला, तो कॉमा से तो आप सेपरेट करते ही हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ही सेड टू मी, देन कोलन एंड देन उसके बाद सारी चीज़ें आप इसमें यूज़ कर लेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। रोहन विस्पर्ड इन माई ईयर, अब यहाँ पे चाहे तो कॉमा यूज़ करें चाहे ये यूज़ करें। हैव यू सीन मीरा, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ये एंड हुआ। अब इसमें गौर करने की बात ये है कि ज़्यादातर कॉमा ही यूज़ करता है, ये बहुत ही रेयरली यूज़ होता है, लेकिन पता होना चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशंस में कर पाएँ। ठीक है। अब एक चीज़ और, समय बताने के लिए आवर्स और मिनट्स के बीच में आप इसे अक्सर लिखते हैं, कभी ध्यान दीजिए कि आप कोलन्स का ही यूज़ करते हैं। वी विल लीव एट 6:30 दिस इवनिंग, तो घंटे और मिनट के बीच में हमने इसे यूज़ किया। तो कोलन्स आपने समझ लिए, सेमी कोलन समझ लिए। अब बात करेंगे कोटेशन की, यानी सेंटेंस एंड करना समझ गए, बीच में पॉज लेना समझ गए। अब कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास, जो ये मार्क्स हैं आप देख रहे हैं, ये हम कब यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं जब हम किसी की कही गई बात को बताते हैं, किसी की कही गई बात को इसके अंदर रखते हैं, किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया या कुछ भी, तो इन्हें कैसे यूज़ करना है, क्योंकि ये दो तरीके के हैं इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के द्वारा कही गई बात यानी डायरेक्ट स्पीच के साथ, जब हम इनडायरेक्टली बताते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में तो इनका यूज़ नहीं होता। शी सेड, कॉमा लगाया, स्पेस छोड़ा, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाया, आई वेंट टू द शॉप, मैं दुकान गई। अब यहाँ देख रहे हैं आप अमेरिकन लिखा हुआ, ये अमेरिकन इंग्लिश, वो क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले सारे सेंटेंसेस देख लीजिए। शी सेड, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया, यहाँ सिंगल, और वही चीज़ यहाँ भी। तो अमेरिकन इंग्लिश में डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होता है और ब्रिटिश में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए, और ऐसा कोई नहीं है कि ब्रिटिश इंग्लिश में आप वैसे नहीं लगा सकते, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। जो ये कन्फ्यूज़न है कौन सा सही है कौन सा गलत, जो अपनाइए आप, चाहे जो इसमें से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक ही तरह लिखिए। अगर कोई भी चीज़ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक ही जैसा पैटर्न हर जगह रहना चाहिए। अगर आप डबल यूज़ करें तो डबल यूज़ करें, सिंगल यूज़ करें तो सिंगल यूज़ करें। ठीक है, ये फ़र्क आपने समझ लिया दोनों का कि डबल और सिंगल का कब यूज़ होता है। एक और फ़र्क है, आई वेंट टू द शॉप, शी सेड, मैंने अब इस शी सेड को पीछे ले आ दिया। ठीक है, और यहाँ पे आई वेंट टू द शॉप, शी सेड,
तो डबल और सिंगल तो आप समझ गए, ये भी अमेरिकन है और ये ब्रिटिश है। यहाँ पे एक और फ़र्क देखिएगा, और यहाँ भी अगर आप नोटिस करें कि यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फुल स्टॉप है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। यही चीज़ यहाँ भी आप नोटिस करेंगे, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटिश में इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कॉमा है। तो फुल स्टॉप हो या यहाँ का कॉमा हो, बाहर है ब्रिटिश इंग्लिश में। तो जो कन्फ्यूज़न होती है, आप कई जगह देखते हैं कि अंदर लगा हुआ है फुल स्टॉप जो भी एंड मार्क है, और कई जगह देखते हैं कि बाहर लगा हुआ है इस तरीके से और इस तरीके से। तो वो फ़र्क अमेरिकन और ब्रिटिश का है। एक को अपनाइए, मैं यही कहूँगी, और एक के ही साथ चलिए, जो कि मैं करती हूँ। मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करती हूँ, और जो भी मार्क्स आते हैं एंड मार्क्स वो मैं अंदर यूज़ करती हूँ। ठीक है, चाहे इस तरीके से हो चाहे इस तरीके से हो, दोनों का आपने फ़र्क समझ गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही ज़रूरी चीज़, इसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दोनों अंतर आप समझ गए। अगर कोट के अंदर कोई कोट आ जाए तो क्या करें, यानी कि जैसे आपने यहाँ देखा ये एक कोट है, अब इसके अंदर भी अगर कोट आ जाए तो क्या वहाँ भी हम डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करेंगे? जी नहीं, वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम इस तरीके से करेंगे, मीरा रोट ही टोल्ड अस। अब यहाँ लिखा हुआ मैं बता रही हूँ, और उसमें है कि मीरा ने ऐसा लिखा और उसने बोला ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया। तो यहाँ इसके अंदर भी एक कोट है। तो जब डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर भी एक कोट आपको देना है, एक अलग से स्पीच बतानी है, तब अंदर वाला सिंगल होगा, यानी ऑपोजिट। अगर डबल वाला है तो अंदर वाला सिंगल कर दीजिए। ही डजंट हैव एनीथिंग टू शेयर। अब बात ये आई, क्योंकि ये एंड तक गया और मैंने बोला ही टोल्ड अस, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि 3 के 3 कॉमास यहाँ यूज़ हुए हैं। ठीक है, 2, एक इसका है 2 और एक इसका है। तो पहले ये एंड होगा, फिर ये लास्ट में एंड होगा। लेकिन क्योंकि मैंने कहा अमेरिकन स्टाइल में हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा बाहर जाता है, उससे अंदर चीज़ें हम डालेंगे, जो भी एंड मार्क्स हैं वो अंदर आएंगे। तो 3 के तीनों ही बाहर हैं। अब इसी चीज़ को ब्रिटिश में लिखेंगे तो हो जाएगा, पहले तो इन्वर्टेड कॉमा मैं सिंगल वाला शुरू करूँगी, अब अंदर की बात को डबल इन्वर्टेड कॉमा से दिखाऊंगी। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ही डजंट हैव एनीथिंग टू शेयर। अब यहाँ पे क्योंकि फुल स्टॉप बाहर जाएगा तो 3 के तीनों, यानी 2 इन्वर्टेड कॉमा इसके पहले ये आएंगे, फिर इसका वाला लास्ट में सिंगल आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा। तो ब्रिटिश अमेरिकन के हिसाब से ये है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ यूज़ करेंगे कोटेशन मार्क? एक तो हमने वो दिखा लिया, वर्ड या फ्रेज को अलग से दर्शाने के लिए। तो या तो किसी की कही गई बात हो, या तो कोई वर्ड या फ्रेज आप हाईलाइट करना चाह रहे हो, जैसे कि यू आर लर्निंग पंक्चुएशन इन दिस लेसन। अब मैं यहाँ पे इस पंक्चुएशन वर्ड को, पंक्चुएशन मार्क्स कह लीजिए, मैं इसको हाईलाइट करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसे इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया। किसी भी वर्ड के बारे में मैं बता रही हूँ, उसे हाईलाइट कर रही हूँ, तो इस तरीके से यूज़ कर लेंगे। ये हो गए आपके इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स की चीज़ें कंप्लीट। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। अब आते हैं एलिप्सिस। ये भी इन्वर्टेड कॉमा से रिलेटेड है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कोटेड स्पीच को, जो बात किसी के द्वारा कही गई है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, वैसे ही ये जो एलिप्सिस है ये भी किसी के द्वारा कही गई बात में से मिसिंग वर्ड्स को दिखाती है। ये मिसिंग वर्ड्स की जगह पर यूज़ होता है। किसी ने कोई बात कही या कहीं लिखा हुआ है, जैसे द फिल्म फोकस्ड ऑन 3 फ्रेंड्स फ्रॉम अमेरिका हु वर स्टडीइंग एट यूनिवर्सिटी। ये एक सेंटेंस है जो किसी ने कहा या फिर लिखा हुआ है। अब इसी चीज़ को द फिल्म फोकस्ड ऑन 3 फ्रेंड्स, अब यहाँ फ्रॉम से लेके वर्ड तक मैं नहीं दिखाना चाह रही हूँ, सेंटेंस को शॉर्ट करना चाह रही हूँ, और फिर भी चाह रही हूँ कि मतलब पूरा पूरा निकले। तो जो चीज़ें ज़रूरी बहुत नहीं हैं, ये और ये भी बताने से बात क्लियर हो रही है। तो इन 4 वर्ड्स की जगह पर मैंने इलिप्सिस यूज़ किया। इलिप्सिस क्या होते हैं? 3 डॉट्स होते हैं, यानी 3 पीरियड्स हम यूज़ करते हैं, वो भी बिना स्पेस के। दोनों ही तरीके होते हैं, चाहे स्पेस दे के यूज़ करें तो सिर्फ उन्हें ही अपनाएं आप, अगर बिना स्पेस के यूज़ करें तो इन्हें अपनाएं। ना तो इनके बीच स्पेस है, ना तो आगे पीछे है, दोनों ही तरीके सही होते हैं। चाहे तो आप आगे पीछे स्पेस दे दें, बीच बीच में भी स्पेस दे दें, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, वो भी ठीक है और ये तरीका भी ठीक है। एक तरीका अपनाएं और उसी के साथ आगे चलें। तो मिसिंग वर्ड्स को दिखाने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि कोटेड स्पीच में ही, यानी कि किसी के द्वारा कही गई बात को। अब आते हैं पॉज और हेजिटेशन को भी दर्शाने के लिए ये यूज़ होता है। पॉज जैसे बोलते वक्त मैं
करके मैं रुक गई, तो वहाँ पे आप कैसे दिखाएंगे, लिखे में, है ना। तो वो इस तरीके से, शी सेड आई वॉज थिंकिंग मे बी आई शुड गो होम, आई वॉज थिंकिंग मे बी आई शुड गो होम। तो ये जो पॉज था वो दर्शाने के लिए हमने एलिप्सिस का यूज़ किया। इट वॉज रियली हार्ड टू बिलीव, इट वॉज रियली हार्ड टू बिलीव, ये बोला मैंने, फिर बोला इट वॉज, फिर मैं रुक गई। मान लीजिए किसी को रोना आ जाए, कोई रुक जाए, कोई बहुत इमोशनल हो जाता है, नहीं बोल पाता, तो वो चीज़ें दर्शाने के लिए रिटन में हम इसे यूज़ करते हैं। क्लियर, एलिप्सिस का भी काम हो गया। तो कोटेशन वाली चीज़ें आपने समझ ली। अब बात करते हैं अपॉस्ट्रोफी की। यहाँ से शुरू होती हैं वो चीज़ें जब हम वर्ड्स को जोड़ते हैं या फिर अलग करते हैं। तो अपॉस्ट्रोफी हो गया, हाइफन्स हो गए, वो इस कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं दो वर्ड्स को जोड़कर कॉन्ट्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आई और एम को जोड़ते हैं तो बनता है आइम। ध्यान दीजिएगा, ए हटा और आइम बना, ठीक है, यहाँ से पहला लेटर हट गया। नेक्स्ट आई वुड, यहाँ से ये पूरा का पूरा हटा और ये बना आइड। अगला है डज नॉट, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये हटता है और ये बनता है डजंट। इस तरीके से स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसे इस तरीके से लिख दें, यानी डज के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के एन टी लिख दें, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, हमेशा दिमाग में क्या चीज़ रखनी है कि जिन वर्ड्स, जिन लेटर्स को हम हटाएंगे या जिस लेटर को, एक है या ज़्यादा, जहाँ से हटाएंगे वहीं पे ये अपॉस्ट्रोफी आएगा। यहाँ से सिर्फ ओ हटा तो एन और टी के बीच में आया। क्लियर, ये बहुत ज़रूरी था समझना। अब है सिंगल वर्ड को भी कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा बनाता है। अच्छा, सिंगल वर्ड को भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, खुद ही वो सिंगल है, उसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करें। तो ऐसे कर लें, जैसे मैडम है, इसे आप देखते हैं कि मैम कैसे लिखा जाता है, ऐसे। अगर आप MAM लिखते हैं तो वो इनकरेक्ट होता है, ये सही तरीका है मैम लिखने का। यहाँ से डी को हटाया तो ओवरऑल आप ध्यान दें कॉन्सोनेंट्स को हटाएगा ये, ठीक है। डी को हटाया, मैम लिखा। ओवर को इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ से क्या हटा है, वी को हटा और वी की जगह पर अपॉस्ट्रोफी आ गया। अब चलिए, अपॉस्ट्रोफी का एक और काम बहुत ज़रूरी, नाउन्स के साथ पोजेशन बताने के लिए यूज़ होता है। पोजेशन यानी कोई चीज़ किसकी है, तो स्पेशली कह लें कि का सेंस देने के लिए यूज़ होता है। जैसे रोहन्स कार, रोहन की कार। कार्स ब्रेक, कार की ब्रेक। तो का या की बताने के लिए तब हम इसका यूज़ करते हैं। दिल्लीज वेदर, दिल्ली का मौसम। तो का के लिए उसी के बीच में अपॉस्ट्रोफी लगा के हमने एस एक्स्ट्रा लगाया है, तो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है बेसिकली, ध्यान दें, जब हम पोजेशन बताते हैं। लेकिन अगर नाउन बहुवचन हो तो वहाँ तो सिंगुलर था, एस लगा दिया। बहुवचन में खुद भी पहले से ही एस होता है, तब क्या करें, पीपल्स इमोशन, जिसमें एस ना हो वहाँ तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है, वहाँ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। लेकिन जिसमें एस हो, द गर्ल्स कार, तो यहाँ जो ये गर्ल्स है ये खुद ब खुद प्लूरल है। तो जब ये प्लूरल है, ऑलरेडी एस है यहाँ पे हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और तभी आप पाएंगे कि अपॉस्ट्रोफी के बाद स्पेस है। वरना जितने भी अपॉस्ट्रोफीज अभी तक आपने देखे उसके आगे या पीछे स्पेस नहीं था। इस कंडीशन में बाद में स्पेस आएगा, पहले नहीं आएगा। द क्लाइंट्स रिएक्शंस, तो क्लाइंट्स यहाँ प्लूरल है और एस लगा हुआ है इसमें, इसलिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी आएगा। क्लियर हो गया आपके लिए। आगे बढ़ते हैं सिंगल लेटर्स का प्लूरल बनाने के लिए। अच्छा, ये काम भी है जो बहुत लोगों को नहीं पता। तो सिंगल लेटर से अगर उन्हें हम प्लूरल में बनाएं तो कुछ इस तरीके से, प्लीज़ रीचेक हर पीज एंड क्यूज, यानी कि अगर किसी ने कुछ लिखा हुआ है तो क्योंकि पी और क्यू बहुत सिमिलर होते हैं, सिर्फ इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्यू बन जाता है, तो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो जब इस तरीके से बोलना हो रीचेक हर पीज एंड क्यूज, तो अपॉस्ट्रोफी एस लगता है, बिना अपॉस्ट्रोफी के जो लगता है वो गलत माना जाता है। आईज एंड टीज, ठीक है, आईज एंड टीज ये भी सिमिलर सा हो जाता है, इसलिए इन्हें इस तरीके से लिखेंगे। अब आते हैं हाइफन में। तो हाइफन भी क्या काम करते हैं, दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़कर एक नया कंपाउंड वर्ड बनाता है। वहाँ आपने देखा, वहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन कर देता है दो वर्ड्स में, लेकिन हाइफन दो या दो से अधिक में भी यूज़ होता है। अपॉस्ट्रोफी सिर्फ दो को ही जोड़ता है, दो या फिर एक को आपने देखा छोटा बनाता है। हाइफन में दो या दो से अधिक वर्ड्स है, कैसे होंगे, देखिए नया वर्ड बनेगा। डिड यू फाइंड पार्ट टाइम वर्क, तो पार्ट और टाइम को हाइफन ने जोड़ा और ये एक वर्ड बन गया कंपाउंड वर्ड, और हाइफन के आगे और पीछे स्पेस नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। इट इज़ द ओनली 20 स्टोरी बिल्डिंग अराउंड हियर। 20 स्टोरी यानी 20 माले की बिल्डिंग, तो यहाँ भी 20 और स्टोरी को जोड़ के कंपाउंड वर्ड बन गया।
मदर मीन्स होता है माँ, लेकिन सास के लिए हम यूज़ करते हैं मदर इन लॉ, लेकिन इन और लॉ को जोड़ के बनाते हैं और ये कंपाउंड वर्ड बनता है, तो यहाँ हाइफन से जोड़ते हैं और आगे पीछे स्पेस नहीं आता। 4 year old, अगर मैं बोलूँ कि माई 4 year old डॉटर, तब इस तरीके से इसे यूज़ करेंगे और यहाँ पे फिर एस नहीं आएगा और ये हाइफन्स के साथ जुड़ेगा। ठीक है, इसका रूल मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अब हाइफन एक और काम करता है कंपाउंड नंबर्स में, वो क्या है, जैसे आप 32, 58, यानी कि 21 से लेके अगर आप 99 तक की बात करें तो आप हाइफन्स यूज़ करते हैं उनके बीच में। ठीक है, 21, 22 सबके बीच में हाइफन्स। तो सिर्फ यही नहीं, अगर आपने ये लिखना है 199 यानी 199, तो सब जगह हाइफन नहीं यूज़ करना, सिर्फ इन्हीं कंपाउंड नंबर्स में यूज़ करना है 190-9 बिना स्पेस के। प्रीफिक्स और रूट वर्ड के बीच में भी यूज़ होता है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो रूट वर्ड में जोड़े जाते हैं, जैसे अन हो गया, ये प्रीफिक्स होता है, एक्स हो गया, री हो गया, ये सब प्रीफिक्स होते हैं। जब इन्हें हम जोड़ते हैं तो इनके बीच में हाइफन आता भी है और नहीं भी आता है, ये डिपेंड करता है। तो जब भी किसी वर्ड में डाउट हो उसे डिक्शनरी में ज़रूर चेक करें। री इलेक्शन के बीच में इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। जब ऐसे कन्फ्यूजिंग चीज़ें आ जाएँ तो ज़रूर से हाइफन लगा दें ताकि क्लैरिटी रहे। कोऑपरेट, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, इसलिए दोनों के बीच में हाइफन लगा दिया। एक्स वाइफ, एक्स हाइफन वाइफ, एक्स हो गया। कुछ ऐसे भी प्रीफिक्सेस हैं जो कि फॉर श्योर उनके साथ हाइफन आता ही है, उनमें से एक्स एक है, यानी एक्स के साथ हमेशा हाइफन आएगा। क्लियर। अब एक हाइफन, मैंने कहा हाइफन के आगे पीछे हम स्पेस नहीं छोड़ते, सिर्फ एक कंडीशन है जहां हम स्पेस छोड़ते हैं, द हैंगिंग हाइफन। उसे हैंगिंग हाइफन इसीलिए कहा जाता है, केवल ऐसे में ही इसके बाद स्पेस छोड़ा जाता है। अब देखिए सेंटेंस समझ आ जाएगा। आई टीच 7th, 8th एंड 9th ग्रेड स्टूडेंट्स। तो मैं कहना ये चाह रही थी आई टीच 7th ग्रेड, 8th ग्रेड एंड 9th ग्रेड स्टूडेंट्स, लेकिन बार बार ग्रेड यूज़ करने के बजाय उनके बाद हाइफन लगा लगा के हमने छोड़ा और लास्ट वाले में ग्रेड लगा दिया। तो यहाँ तो कॉमा है इसलिए स्पेस नहीं आया, लेकिन यहाँ एंड है इसलिए स्पेस आया है। माई मदर एंड फादर इन लॉ आर कमिंग। अब मैं बोलना चाह रही थी माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आर कमिंग, लेकिन क्योंकि बार बार रिपीट ना करना हो इसलिए हैंगिंग हाइफन लगाया, स्पेस छोड़ा और यहाँ पे उसको कंप्लीट कर दिया। ईच मेंबर मस्ट आस्क हिम और हर सेल्फ व्हाट इज बेस्ट फॉर द फैमिली। अब आप देखेंगे हिम सेल्फ और हर सेल्फ के बीच में तो हाइफन आता भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है इसलिए मैंने आपको दिखाया कि हिम देन हाइफन लगा दिया, स्पेस और हर सेल्फ, तो हिम सेल्फ और हर सेल्फ बोलना चाह रही हूँ मैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं डैश पे। हाइफन होता है सबसे छोटा, डैश होता है उससे बड़ा। हाइफन के काम में और डैश के काम में फ़र्क है, लेकिन डैश भी दो तरीके के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को गौर से देखिएगा। डैश दो तरीके के होते हैं, एन डैश एंड एम डैश। अब ये क्या है, एन डैश एम डैश को इस तरीके से समझिए। ये जो डैश है, अगर इसे मैं n लिखूं तो ये n के विड्थ के बराबर स्पेस लेता है, इसलिए इसे n डैश कहते हैं। और ये वाला जो है ये है, अगर m लिखूं तो ये m का स्पेस लेता है, यानी m की जितनी विड्थ है उसके अकॉर्डिंग ये होता है, इसलिए इसका नाम m डैश पड़ा है। तो इसी वजह से इनका नाम n डैश और m डैश है। फ़र्क क्या है ये समझेंगे तो सबसे पहले n डैश को समझते हैं। 2 के जगह पर यूज़ होता है, अक्सर आप ऐसे लिखते भी हैं और बोलते भी हैं 20 to 25 पीपल, यानी कि से के अर्थ में ओवरऑल ये आया कि 20 से 25 लोग। मंडे टू सैटरडे, 2 बोल रहे हैं और लगा रहे हैं डैश, मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार, से के अर्थ में यहाँ भी 10 AM to 6 PM, 10 AM to 6 PM, यहाँ पे हाइफन यहाँ लगेगा, यानी कि 10 और 6 के बीच में कंफ्यूज हो जाए आप। जब ये दो फ्रेज की तरह यूज़ हुए हैं तो बीच में आएगा। आप ध्यान देंगे यहाँ मैंने PM और AM कैपिटल में लिखा है, शुरू में मैंने स्मॉल में लिखा था, तो जब स्मॉल में लिखें तो उसके बाद पीरियड्स लगाएंगे, कैपिटल में लिखेंगे तो नहीं लगाएंगे, ये भी पंक्चुएशन रूल ही है। ठीक है, आगे देखिए अप्रैल टू अगस्त। यहाँ अप्रैल टू अगस्त बोल रही हूँ तो क्योंकि मैंने इनके शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ किए हैं तो इनके साथ पीरियड्स लगाए हैं, तो यहाँ पे
हाई, जब डैश लगाएंगे तो उसके बाद लगाएंगे, ठीक है। यहाँ भी कोई स्पेस नहीं है, तो आपने ध्यान दिया हो डैश के भी आगे पीछे स्पेस नहीं है, और यही वजह है कि डैश और हाइफन को एक्सचेंज भी कर देते हैं क्योंकि कीबोर्ड पे अलग से डैश का बटन भी नहीं होता। तो इसकी जगह पर आप हाइफन्स भी यूज़ कर सकते हैं, हाइफन्स अगर यूज़ करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो एन डैश और हाइफन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, मेन काम इसका ये था। अब आते हैं एम डैश पे। एम डैश वो काम करता है, एम डैश का काम अलग है, हाइफन से अलग है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मिस्टर गुप्ता हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी इज़ आवर न्यू टीचर। आप देखेंगे मैंने इन्हें ब्रैकेट के अंदर रखा है, इन्हें पैरेंथेसिस बोलते हैं, जो आप आगे अभी मैं बताने वाली हूँ। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये भी तो सेंटेंस पूरा ही है, मिस्टर गुप्ता इज़ आवर न्यू टीचर, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी कि उन मिस्टर गुप्ता की बात कर रही हूँ जो मेरे बगल में रहते हैं, है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है इसे हम एम डैश यानी कि डैश के साथ अलग कर सकते हैं। तो मैंने एम डैश एन डैश आपको बता तो दिया अलग अलग, लेकिन आप समझिए कि डैश की बात करें तो एम वाला समझना है, यानी बड़ा वाला डैश होता है, और छोटा वाला तो हाइफन से एक्सचेंज कर ही सकते हैं। मिस्टर गुप्ता डैश हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी इज़ आवर न्यू टीचर। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डैश के बीच में दे दीजिए, हाईलाइट भी हो जाता है, और अगर उसे सेंटेंस से रिमूव कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माई सिस्टर मीरा एंड मीना आर कमिंग टुमारो। यहाँ भी ये सेंटेंस कॉमा से अलग किया गया है। माई सिस्टर आर कमिंग टुमारो, ये भी सेंटेंस पूरा है, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी मीरा एंड मीना, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके साथ भी दी जा सकती है इस तरीके से, ठीक है। आगे पीछे आपने यूज़ किया डैश, इनके भी आगे पीछे कोई स्पेस नहीं है, आप देख रहे हैं। फिर आते डोंट फॉरगेट टू बाय दीज आइटम्स। अब ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि हम इंट्रोड्यूस करते हैं कोई लिस्ट कोई सीरीज तो कोलन का यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ को भी एक्सचेंज कर सकते हैं डैश के साथ। आप कोलन भी यूज़ कर लें, डैश भी यूज़ कर लें, दोनों सही है। कोलन यूज़ करेंगे तो बाद में यहाँ स्पेस रहेगा, और जब डैश यूज़ करेंगे तो कोई स्पेस नहीं रहेगा। अब आते हैं स्लैश या फिर ओब्लिक पे। तो स्लैश का यूज़ हम करते हैं और की जगह पे, आप इसे बहुत यूज़ करते हैं, जानते हैं, लेकिन सही उसे उसको समझिए। डियर सर और मैडम, तो ये जो है और जो हम बोलते हैं उसे दर्शाने के लिए हम स्लैश का यूज़ करते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये इनफॉर्मल राइटिंग में आता है, मतलब कि अगर आप लेटर वगैरह लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, तो अवॉइड कीजिए कि आप स्लैश यूज़ कर रहे हैं, अवॉइड करना है स्लैश यूज़ करना, आप उसकी जगह और ही यूज़ कीजिए, ठीक है। हिज और हर ये बोलना है तो स्लैश यूज़ कर लिया। तो ये भी सेंटेंसेस को अलग करने में और जोड़ने में काम आते हैं। फ्रैक्शंस के साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि 1/2 लिखते हैं, 1/2, उसे हम क्या बोलते हैं, 1/2 या फिर हाफ। 2/3, 2/3 लिखते हैं, 2/3 बोलते हैं इसे, ठीक है। बोलते वैसे हैं, लिखते वैसे हैं, ये चीज़ ध्यान देते चलिए। सर्टेन अब्रिविएशंस के साथ, सर्टेन यानी कुछ निश्चित ऐसे अब्रिविएशंस हैं जिनके साथ ये यूज़ होते हैं। अकाउंट के लिए ये, तो अगर ये कहीं आप लिखा देखें A/C, तो वो क्या है, अकाउंट। W/O विदाउट, इसे विदाउट पढ़ेंगे। B/C क्या पढ़ेंगे, बिकॉज। C/O क्या पढ़ेंगे, केयर ऑफ। तो पढ़ेंगे इस तरीके से, वहां पे आप किसी को थोड़ी ना बोलेंगे W/O, आप क्या बोलेंगे, विदाउट। B/W इसे क्या पढ़ेंगे, बिटवीन। दिस शॉप इज ओपन 24/7, इसे हम बोलते हैं 24/7। इसका मतलब आप समझ लीजिए क्या होता है, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, यानी कि पूरे दिन पूरे हफ्ते, यानी हमेशा ही खुली रहती है ये शॉप, हमेशा खुली हुई है, 24/7 ओपन है। क्लियर। अब एक और यूज़ है पर की जगह पे, अभी आप और यानी कि या की जगह पर यूज़ कर रहे थे, या कहना हो हिंदी में, तो पर की जगह पर यूज़ होता है। पर में इंग्लिश में ही बोलते हैं द स्पीड लिमिट इज़ 90 किलोमीटर्स पर आवर, तो इसे क्या पढ़ेंगे, किलोमीटर्स पर आवर, इसे क्या पढ़ेंगे, पर। द बनानाज कॉस्ट ₹60 पर डोजन, क्या पढ़ेंगे, पर डोजन। क्लियर। अब आते हैं हम इन पे, क्या, पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स। तो ये जो ब्रैकेट है ये राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, इसे सिर्फ ब्रैकेट भी बहुत लोग बोलते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इसे ये बोलते हैं। तो ये अमेरिकन और ब्रिटिश की वजह से दो नाम हो जाते हैं इनके। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ये इनके अंदर रखा जाता है, ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या रखते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन।
अभी मैंने आपको बताया कि डैश से भी आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं और इससे भी दिखा सकते हैं, जिसको सेंटेंस निकाल देने पर भी सेंटेंस का मतलब ना बदले। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहन माई बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट द जॉब, इसकी जगह पे मैंने आपको बताया डैश भी आप यूज़ कर सकते हैं, एम डैश बड़ा वाला। रोहन माई बेस्ट फ्रेंड लेफ्ट द जॉब, अगर इसे मैं हटा दूं और बोलूं रोहन लेफ्ट द जॉब तो भी मतलब निकल रहा है, राइट। पूरी बात है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें किसी भी तरीके की तो उन्हें आप इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर डाल दें। एनी गर्ल या गर्ल्स इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट कैन ईमेल मी। तो गर्ल कोई एक लड़की हो या उससे ज़्यादा लड़कियां अगर चाह रही हैं पार्टिसिपेट करना, पार्ट लेना चाह रही हैं तो मुझे ईमेल कर सकती हैं, ये कहा जा रहा है। तो ये भी एक तरीके से ब्रैकेट में रखने की वजह से ये हुआ कि चाहे आप गर्ल समझें या गर्ल्स समझें, ठीक है, दोनों तरीके से आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। अब आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स पे। ये कोटेड सेंटेंस, फिर आ गया कोटेड। कोटेड की जितनी बार बात कर रही हूँ तो वो ये हो गया किसी के द्वारा कही गई बात। कोटेड सेंटेंस में किसी एलिमेंट को एक्सप्लेन या क्लैरिफाई करता है। अभी जो आपने राउंड ब्रैकेट्स देखे, जब भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो आपने यूज़ कर लिया, लेकिन अगर कोटेड सेंटेंस है, किसी के द्वारा कही गई बात है, मैं किसी के द्वारा कही गई बात को आपको बता रही हूँ, तो अगर मैं उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगी तो वो उस इंसान के द्वारा नहीं कही गई है, मैं कह रही हूं, तो मैं उन्हें इनके अंदर रखूंगी। देखिए कैसे। ही सेड, मैंने बोला ही सेड माई ब्रदर वेंट टू मीट माई फ्रेंड। अब ये जो इस ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रोहन लिखा हुआ है, उसके भाई का नाम है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन मैं ऐड कर रही हूँ आपसे बताते वक्त। तो मैं आपसे बोल रही हूँ माई ब्रदर रोहन went to meet my friend जोजो। तो अभी मैं उसी के बारे में बोल रही हूँ कि उसने ऐसा कहा। तो ये इन्फॉर्मेशन, आई रिपीट, ये इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर रही हूँ, यानी बोलने वाला ऐड कर रहा है, जिसने बोला था उससे वो नहीं। तो अगर ये बात ही यानी उसी ने बोली होती तो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं, राउंड ब्रैकेट आता। अब समझ गए आप इस बात को। तो जब आप अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड करें तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लें। स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम नेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। अब नेस्टिंग क्या है तो चलिए सेंटेंस में ही दिखाती हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स कैन ऑल्सो बी नेस्टेड। अब ये नेस्टेड वर्ड को डिफाइन किया जा रहा है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। नेस्टेड क्या है? यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक दीज इनसाइड राउंड ब्रैकेट्स। तो नेस्टिंग या नेस्ट, यहाँ नेस्टेड है, मतलब नेस्टिंग क्या होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज़ करना कहाँ? राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, जब मैंने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे ही रही हूँ, अब यहाँ मैं इस वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ऐसे, और ये किसी की कही हुई बात नहीं है, ये नॉर्मल है, इसलिए मैंने राउंड ब्रैकेट यूज़ किया। अब उसके अंदर भी अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा डिफाइन करूँ जो कि इस ब्रैकेट को डिफाइन कर रहा है, लाइक दीज, तब हम उसके अंदर इसे रख देंगे। जैसे मैंने आपसे बताया कि अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक और कोट डाल रहे हैं तो सिंगल यूज़ कर लें। तो वैसे ही जब राउंड के अंदर और कुछ बता रहे हैं तो ये वाला यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स उनके अंदर जाएंगे तो ये नेस्टिंग कहलाएंगे क्योंकि ये अंदर हैं। अब आता है लास्ट, ब्रेसेस या कर्ली ब्रैकेट्स, जो कि ये है। और ये जो है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ब्रेसेस शुड नेवर बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ पैरेंथेसिस या फिर ब्रैकेट्स, यानी कि आप इन्हें राउंड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पर यूज़ नहीं कर सकते। इंग्लिश में पूरी तरीके से इसका मतलब अलग होता है और उनके मतलब अलग हैं। ये यूज़ होता है मैथमेटिक्स में, क्योंकि साथ में ब्रैकेट्स हैं तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए लाना ज़रूरी था। ये मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो गाइस। पंक्चुएशन अब आपकी मुट्ठी में है, अब आप पूरे तरीके से पंक्चुएशन समझ चुके हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा कोई चीज़, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। कोई भी चीज़ अगर आपको लगा हो कि नहीं समझ आई, वीडियो को ज़रूर से दोबारा देखिए। अभी नहीं देख रहे हैं तो 1 दिन या 2 दिन बाद आकर इस वीडियो को फिर से देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ भी कन्फ्यूज़न अगर अभी भी आपको लगे तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना जरूरी होता है ताकि नोटिफिकेशंस मिले आपको और आप
कोई भी वीडियो मिस ना करें। अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबको मदद मिलनी चाहिए, सबको पंक्चुएशन के बारे में पता होना चाहिए। बहुत सिरदर्दी वाला टॉपिक, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा सबको। तो बस इसी उम्मीद से कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करेंगे, मैं विदा लेती हूँ। आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। आई होप कि आपको आपकी मंजिल जल्दी से मिल जाए।